औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो बुक है हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट की। आज हमने इसका पढ़ना है पेज नंबर 110। पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेने का अमल। और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? कम या ज़्यादा करना। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सांस को तेज़ करती हैं या स्लो डाउन करती हैं? आपने देखा होगा जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तेज़ भागते हैं, तो हमारा सांस जो है वो 1 मिनट में हम तकरीबन 30 से 40 मरतबा सांस लेते हैं 1 मिनट में। लेकिन आम हालात में हम 1 मिनट में 12 से 20 मरतबा सांस ले रहे होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सांस की रफ्तार को बढ़ाती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सांस की रफ्तार को कम करती है? तो आज हमने इसमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा। रेगुलेटर जो है वो फ्रिज में, इस्त्री में, पंखे में होता है। पंखे को कम ज़्यादा करना है वो क्या होता है? रेगुलेटर। सेम इस तरीके से फ्रिज की कूलिंग कम या ज़्यादा करनी है वो क्या होता है? रेगुलेटर। इस्त्री को भी कम या ज़्यादा गर्म करना है तो वो क्या होता है? रेगुलेटर। सेम इसी तरीके से अल्लाह पाक ने भी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रेगुलेटरी सिस्टम रखे हुए हैं जो हमारे सिस्टम को कम या ज़्यादा करते हैं। तो आज हम इसका पढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं इसका बेटा। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं बहुत अहम है, वरना आपके जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन इसके ये लेक्चर होगा और इससे अगला लेक्चर उसके लास्ट में जो होगा फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सवाल बन भी सकता है। तो ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन इज़ रेगुलेटेड बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज़्म। जो रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल किया जाता है मुख्तलिफ 3 मैकेनिज़्म से। दीज आर, ये मंदरजा झेल हैं, ये आपको लाजमी याद होने चाहिए। एक होता है नर्वस रेगुलेशन, दूसरा होता है केमिकल रेगुलेशन, तीसरा होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर कोई कह दे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तो आप ये 3 नाम लिख दें तो भी इंशाल्लाह आपका शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा। दीज मैकेनिज़्म हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। हर मैकेनिज़्म की, इन जो ये तीनों मैकेनिज़्म, इनकी अपनी एक अहमियत है। इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सांस के को कंट्रोल करने में, एंड आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और अब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं नीचे। तो पहला कौन सा था इसमें? नर्वस रेगुलेशन। ये हमने बारी बारी पढ़ने हैं। 2 इसमें दिए हुए आपके, नर्वस रेगुलेशन दी हुई है और केमिकल रेगुलेशन दी हुई है। तो नर्वस रेगुलेशन पढ़ते हैं हम। नर्वस जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा बेटा, दिमाग आपके जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दिमाग जो है वो कैसे सांस की रफ्तार को कम या ज़्यादा करता है? द डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज़ इंक्रीज और डिक्रीज। थोरेसिक कैविटी कहते हैं बेटा सीने का पिंजरा, जहाँ ये पसलियाँ हैं। तो इसका जो डायमीटर है, अंदर का चौड़ाई, वो कम या ज़्यादा होती है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब कम या ज़्यादा। बाई एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, जो सांस लेने के जो मसल हैं उनके काम से। तो ये बेटा देखें, आपने देखा होगा, फील किया होगा, जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारा जो सीने का पिंजरा है जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ये गुंबद की तरह ऊपर उठ जाती है, सांस अंदर चली जाती है। और जब ये दबती है तो फेफड़ों के ऊपर प्रेशर आता है और सांस बाहर निकल आती है। तो इसकी जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किसकी वजह से होती है? रेस्पिरेटरी मसल्स की वजह से। ये पसलियाँ हैं ना, इनको हम रिब्स कहते हैं। और रिब्स के दरमियान में आपने देखा होगा एक पसली, एक गोश्त की तह, एक पसली, एक गोश्त की तह। वो जो गोश्त की तह है उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये जहन में रखना है, सोच लेना है। और वो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो आपका ब्रेन उनको कंट्रोल करता है बेटा। वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं जिसकी वजह से आपका सांस अंदर जाता है और बाहर आता है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल्स जो हैं वो सिकुड़ेंगे और रिलैक्स या रिलैक्स करेंगे। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में इम्पल्स ट्रांसमिटेड, एक इम्पल्स आएगी, पैगाम आएगा, ये ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ से ये होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। तो इनका रिलैक्स होना और इनका कॉन्ट्रैक्ट होना कौन आपको करेगा कंट्रोल? इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दीज रेस्पिरेटरी एरियाज आर लोकेटेड बायलैटरली। ये एरियाज जो हैं वो दोहरे, डबल हैं। बायलैटरली का मतलब डबल मौजूद हैं। इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के ऊपर। ये ब्रेन स्टेम क्या होती है बेटा? दिमाग से एक छोटी सी नीचे एक होती है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये पूरा ब्रेन है और ये ब्रेन के अंदर ये जो दिखा रखा है ये कलरफुल एरिया, ये क्या है? आपकी ब्रेन स्टेम। ये लिखा हुआ अभी यहाँ पे। और ब्रेन स्टेम के हिस्से हैं बेटा, ये मिड ब्रेन है, ये आपका ब्राउन सा एरिया, ये इसमें जो ब्लू नज़र आ रही है ये पोन्स है, और ये मेडुला है ग्रीन कलर का। और ये जो है
ये रेड कलर की जो लाइन आ रही है ये बैसिलर आर्टरी है, और ये जो आगे दो हो गई हैं तो ये वेंट्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरीज हैं जो वर्टिब्री को जाती हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड को, हराम मगज़ को जो जाती हैं। तो ये देखें, ये अलग ब्रेन स्टेम को दिखा दिया है, ये इसका हिस्सा थैलेमस से जुड़ा हुआ है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड। ये पिक्चर देख लिया आपने, ये जहन में रखना है बेटा। और ये और मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये देखें, ये नीचे वाला ये मेडुला ओब्लंगेटा, ये भी याद रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ब्रेन के हिस्से हैं। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबलम है, और ये ब्रेन स्टेम है। इतनी सारी ये नीचे जो नज़र आ रही है, ठीक है, ये दिखा रखी है उन्होंने। तो दीज रेस्पिरेटरी सेंटर, ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं यानी सांस को कंट्रोल करने वाले सिस्टम हैं, और एरियाज़, या जो ये एरियाज़ हैं, कंसिस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और ये मुश्तमिल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूरॉन के ग्रुप हैं। न्यूरॉन एक अलग टॉपिक है बेटा। न्यूरॉन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता है न्यूरॉन 3 किस्म के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे ये न्यूरॉन के मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप होते हैं। तो इसके जो सा है, पहले आ जाएगा बेटा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल कहते हैं बेटा पिछला, पोस्टीरियर भी कह सकते हैं इसको, और डॉर्सल भी कह सकते हैं। तो इसके चार हैं। ये पहला डॉर्सल है, पिछले वाला वेंट्रल है, आगे वाला रेस्पिरेटरी ग्रुप, और फिर आ जाएगा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर। ये 4 सेंटर हैं जो आपकी रेस्पिरेशन को, सांस लेने के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। ये भी आपको नाम याद होने चाहिए। तो ये अगर मरूज़ी आ जाएगी तो आपने बताना है ये नर्व रेगुलेशन है किसकी, सांस को कंट्रोल करने की। अक्सर औकात ये मरूज़ी आ जाती है, चारों के चारों लिखे हुए होते हैं। और अक्सर औकात अगर इतना मुश्किल अगर पेपर देता है वो एग्ज़ामिनर, तो वो बड़ा सोच समझ के देता है। जो आपकी मरूज़ियाँ होती हैं उसमें ये चारों के चारों 5 नाम अक्सर लिखे हुए भी होते हैं। फिर आ जाता है राइट द नोट ऑन दीज, तो आपको कम से कम इनके नाम तो वहाँ से मिल जाएंगे, फिर आप नोट भी लिख देते हैं। हमारी बारी में ऐसा हुआ था। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी होती है अल्लाह की तरफ से, उनका कोई निज़ाम जो है वो बनता ज़रूर है। तो अच्छी वाली मेहनत करें और इनको पढ़ के देखें लाजमी एक मरतबा। तो ये आ जाएगा बेटा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। डॉर्सल मैंने बताया था, डॉर्सल कहते हैं पिछला, ठीक है, इसको हम पोस्टीरियर भी कह सकते हैं। द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो पिछला ग्रुप है ऑफ न्यूरॉन्स का, इज़ लोकेटेड बायलैटरली, ये दोहरे डबल मौजूद होता है। लोकेटेड मीन मौजूद होना, बायलैटरली दोहरे तरीके से, इन द डॉर्सल पोर्शन, पिछली जानिब ऑफ द मेडुला ओब्लंगेटा के, ठीक है। ये देखें बेटा, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ये वाला। और ये इंस्पायरेशन करवाता है। इंस्पायरेशन कहते हैं सांस को अंदर लेके जाना, ठीक है। तो आप ये मरूज़ी बन सकती है कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या करवाता है, इंस्पायरेशन, यानी सांस को अंदर ले जाने में हेल्प करता है। फंक्शन क्या है इसका, अपॉन स्टिमुलेशन, जब ये स्टिमुलेट होता है यानी एक्टिव होता है, इट काजेज इंस्पायरेशन, ये सांस को अंदर ले जाने का काम करता है। रिदमिकली डिस्चार्जेज रेस्ट इंस्पायरेटरी सिग्नल्स, और ये वक्फे से डिस्चार्ज करता है इंस्पायरेटरी सिग्नल्स। इंस्पायरेटरी सिग्नल का मतलब क्या है, भाई सांस अंदर लेके जाओ, ये सिग्नल भेज रहा है आपको, ठीक है। इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल्स बिगिन्स वीकली। इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल, रैंप कहते हैं जो गुंबदनुमा बनेगी आपकी छाती, जो उसके सिग्नल हैं वो वीकली ये वीकली शुरू होते हैं बेटा। यहाँ पे जो वीकली है ये गलत लिख दिया उसने स्पेलिंग, ये वीक WEAK वीक होना चाहिए, कमज़ोर, ये तो हफ्ते वाले लिख दिए उसने। तो वो यानी कमज़ोर तरीके से शुरू होते हैं और इंक्रीज़ और फिर बढ़ते जाते हैं इन रैम फैशन में फॉर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स के लिए, देन सीज फॉर नेक्स्ट 3 सेकंड, और फिर रुक जाते हैं 3 सेकंड के लिए, एंड देन बिगिन अनदर साइकिल, और फिर दूसरा साइकिल शुरू होता है। पहले 2 सेकंड के लिए चलते हैं, 3 सेकंड के लिए रुकते हैं, 2 सेकंड के लिए चलते हैं, 3 सेकंड के लिए रुकते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो इससे सांस क्या होती है, अंदर जाती है। फिर आ जाएगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ये वेंट्रल वाला, वेंट्रल मीन अगली जानिब जो होगा। दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज़ अ लॉन्ग कॉलम, ये ग्रुप है न्यूरॉन का, ये लॉन्ग कॉलम है ऑफ न्यूरॉन्स का, विच एक्सटेंड्स थ्रू द मसल्स, न्यूक्लियस एम्बिगस, जो एक्सटेंड होता है न्यूक्लियस एम्बिगस से एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस से इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द मेडुला ओब्लंगेटा, और ये मेडुला ओब्लंगेटा के अगले हिस्से से शुरू होता है। ये देखें बेटा, मैंने मेडुला ओब्लंगेटा दिखाया भी था आपको,
ये देखें, ये वाली जो जगह ये रेड सी दिखा रखी है उन्होंने, ये क्या है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर ही। फिर आ जाएगा इसका फंक्शन देख लें, वेंट्रल का क्या है, द न्यूरॉन्स ऑफ द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप रिमेन ऑलमोस्ट टोटली इनएक्टिव ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। ये न्यूरॉन जो है वेंट्रल रेस्पिरेशन ग्रुप के, ये आम तौर पर जब आप सांस नहीं ले रहे तो ये इनएक्टिव रहेंगे। द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन टेक्स पार्ट इन द एक्टिव रेस्पिरेशन। ये एक्टिव रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है। एक्टिव रेस्पिरेशन कब होगी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे, दौड़ चोड़ लगा रहे होगे, तो ये उसमें काम आता है। ये द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रोवाइड्स पावरफुल एक्सपायरेशन फोर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है न्यूरॉन का, यह आपको, जो आप सांस सख्ती से बाहर निकालते हो तो उसमें आपको ये मदद करता है। यानी कि अगर आप फोर्सफुली जानबूझ के अपना सांस बाहर निकालो, जितना बचा हुआ सारा, जितना जोर लगा के निकालोगे तो तब ये काम करेगा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ सम ऑफ द न्यूरॉन इन द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप काजेज इंस्पायरेशन। कहता है अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करेंगे हम इन न्यूरॉन की जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के हैं, इससे इंस्पायरेशन होगी। इंस्पायरेशन मीन सांस लेके जाना अंदर, और वेयर एज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ अदर, और अगर दूसरे मसल्स की जो स्टिमुलेशन होगी, तेज़ होंगी, तो काज एक्सपायरेशन, तो इससे क्या होगी, एक्सपायरेशन। तो यानी कि ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो फोर्सफुल करेंगे जानबूझ के, अगर मैं कहूँ कि सांस निकालो, आपने अंदर सांस नहीं लेना, सारा सांस बाहर निकालो, तो वो क्या होगा, ये उसमें भी ये आपके मसल्स हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के, ये हिस्सा ले रहे हैं। और सांस अंदर अंदर लेके जाना है, जैसे अक्सर एक्सरे करवा रहे होते हैं तो वो कहते हैं सांस अंदर खींच के रखो, ज़्यादा अंदर सांस लो, तो भी यही काम करेंगे। ये सांस को अंदर भी लेके जाते हैं और बाहर भी निकालते हैं। फिर तीसरा सेंटर कौन सा था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर था। द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज सिचुएटेड डॉर्सली। डॉर्सली का मतलब जहाँ डॉर्सली का लफ्ज़ आ जाए, पिछली जानिब, तो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है ये भी पिछली जानिब मौजूद होता है। इन द न्यूक्लियस पैराब्रैंकियल्स ऑफ द अपर पोन्स। अपर पोन्स के पैराब्रैंकियल्स न्यूक्लियस के साथ पिछली जानिब ये मौजूद होता है। पोन्स मैंने दिखाया था अभी पिक्चर के अंदर, ये मज़ीद देख लें बेटा, ये पोन्स है, ये लिखा हुआ है पोन्स, और ये ब्राउन से कलर की क्या है, पोन्स है। ये यहाँ ब्लू कलर की शो की हुई है इस वाली पिक्चर में, और यहाँ ये ब्राउन कलर की शो की हुई है पोन्स। इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस यानी पैगामात भेजता रहता है कंटिन्यूसली, लगातार, टू द इंस्पायरेटरी एरियाज़, यानी जो सांस को अंदर ले जाने वाले एरियाज़ हैं उनको। तो ये देखें बेटा, कोई चीज़ सांस को अंदर ले जा रही है, कोई चीज़ सांस को अंदर और बाहर दोनों में काम दे रही है। फंक्शन क्या है इसके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के, इट ट्रांसमिट सिग्नल, ये सिग्नल भेजता है टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी एरियाज, जो पिछली जानिब सांस लेने वाले एरियाज हैं उनको, टू स्विच ऑफ द इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल, कि वो जो सांस लेने का अंदर सांस ले जाने वाले सिग्नल हैं उनको स्टॉप कर दे। कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ द फिलिंग फेज ऑफ द लंग्स, और ताकि जो जितनी देर तक फेफड़े भरे रहें उस फेज को कंट्रोल करता है ये, ताकि फेफड़ों में ज़्यादा देर तक हवा मौजूद रहे, ताकि ऑक्सीजन का तबादला होता रहे। जितनी देर फेफड़ों में हवा ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगी, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता रहेगा। जो खून की नालियाँ, आर्टरीज वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई हैं वो किस में चली जाएंगी, फेफड़ों में आ जाएंगे, और जो फेफड़ों में ऑक्सीजन है वो चली जाएगी एल्विलाई में होती हुई, ठीक है। तो ये फिलिंग फेज को बढ़ाएगा ऑफ द लंग्स, फेफड़ों की। व्हेन दी सिग्नल्स आर स्ट्रॉन्ग, जब ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंस्पायरेशन लास्ट फॉर 0.5 सेकेंड, तो ये जो इंस्पायरेशन है कितनी रहती है, तकरीबन आधा सेकंड तक, यानी आधा सेकंड तक सांस अंदर रहेगा, ठीक है, इंस्पायरेशन, जब ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड व्हेन वीक, और जब कमज़ोर होंगे, इंस्पायरेशन लास्ट एज लॉन्ग एज 5 सेकंड, और जो आपकी रेस्पिरेशन है वो 5 सेकंड तक भी बढ़ सकती है, 5 सेकंड भी आप सांस अंदर रख सकते हो। फिलिंग द लंग्स विद एक्सेस, और ये बहुत ज़्यादा फेफड़ों को भरने में मदद देती है ये आपकी कौन सी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। स्टिमुलेशन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अगर स्टिमुलेट कर देते हैं, इसको तेज़ कर देते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, लिमिट्स कर देता है पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन के पीरियड को ये लिमिट्स कर देता है कि कितनी देर तक सांस अंदर रखनी है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और ये जो रेस्पिरेशन एयर है यानी सांस को बाहर निकालना या अंदर ले जाना, इसके रेट को ये बढ़ा देगा, ठीक है। फिर आ जाएगा अपनियोस्टिक सेंटर, चौथा है, लास्ट है सेंटर, ये हमारा अपनियोस्टिक सेंटर है। द अपनियोस्टिक सेंटर इज सिचुएटेड इन द लोअर पोन्स, ये
ये पोन्स मैंने दिखाई, ये इसकी निचली जाने मौजूद है। फंक्शन क्या, काम क्या है इसका, इट सेंड सिग्नल टू द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स का पिछली जानिब ग्रुप है उसको ये सिग्नल भेजता है टू प्रिवेंट द स्विच ऑफ रेस्पिरेटरी रैंप सिग्नल, ताकि जो रेस्पिरेटरी रैंप सिग्नल हैं इनको स्विच ऑफ किया जाए। स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया, इस एरिया को अगर हम तेज़ करते हैं ऑफ द ब्रेन के, प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन, इससे भी जो इंस्पायरेशन है सांस लेने के अंदर जाने वाला सिस्टम है, इससे इसका पीरियड बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन रिजल्ट इन डीपर एंड मोर प्रोलॉन्ग रेस्पिरेटरी एफर्ट। इससे अगर हमारी ड्यूरेशन जो है इंस्पायरेशन की अगर वो बढ़ जाती है, इसके नतीजे में हम गहरा सांस लेंगे और लंबा सांस लेंगे और ये इंस्पायरेटरी एफर्ट्स होंगी, हमारी सांस गहरे लेंगे और अंदर तक खींचेंगे। दीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम स्लो, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डेप्थ ऑफ द इंस्पायरेशन, क्योंकि हम गहरे गहरे सांस ले रहे होंगे। जितने गहरे सांस ले रहे होंगे उतनी ही सांस की रफ्तार कम हो जाएगी। सांस की रफ्तार होगी, दिल की धड़कन होगी, इसको बेटा पर मिनट में नापते हैं। नॉर्मल सांस की जो रफ्तार होती है वो 12 से 20 मरतबा एक शख्स सांस लेता है। जब दौड़ लगा रहा होता है तो 30 से 40 मरतबा सांस लेता है 1 मिनट में। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी सांस लेने की रफ्तार ज़्यादा होती तेज़। कुछ लोगों को जिनको सांस का मसला होता है, जिनको एसओ भी कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो भी खोखले हल्के गहराई में सांस नहीं लेंगे लेकिन ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं। इससे पता चलता है कि इनको कोई सांस का प्रॉब्लम आ रहा है। नॉर्मल रफ्तार इनकी सांस लेने की नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, हेरोइन वगैरह स्निफ करते हैं नाक से। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो जो लोग स्निफ करते हैं, हेरोइन को सूंघते हैं नाक के ज़रिए, तो उनके सारे के सारे सेंटर जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं और वो ब्रेथलेस हो जाते हैं, सांस लेना भूल जाते हैं। उनको 3 से 4 मिनट बाद एक सांस आ रही होती है और उनकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनको साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस कहते हैं नीलगु निशान। ऑक्सीजन की कमी से जिल्द नीली होना शुरू हो जाती है, उसके नाखून, लिप्स और उसकी जिल्द नीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाएगी अगले लेक्चर में केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो सांस जो है वो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल हैं वो भी रेगुलेट करते हैं, यानी कम या ज़्यादा रफ्तार करवाते हैं। वो कौन कौन से केमिकल हैं वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।